बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर प्रिंस, कैसी हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं दिल की गहराइयों से एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरी जो पिछली वीडियोज़ में आप मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, जितनी ज़्यादा दुआएँ दे रहे हैं, मेरा दिल उतना ही ज़्यादा खुश हो के, उतना ही ज़्यादा मोटिवेट हो के आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ और मेहनत से काम करने को जी चाहता है। जितने खूबसूरत आपने कमेंट्स किए, यकीन करें मेरा दिल खुशी से भर गया और अल्लाह ताला आप सबके घरों में हमेशा सुकून, मोहब्बत और रहमतें नाजिल करे। लेकिन साथ ही इन कमेंट्स में बहुत सारे सवालात आए और मैंने सोचा कि बजाय एक एक बहन को अलग अलग जवाब देने के, क्यों ना आप सब मलका बहनों के लिए एक मुकम्मल वीडियो बना दूं, क्योंकि मेरा इस चैनल पर आने का मकसद ना किसी की दिल आज़ारी होता है और ना ही किसी को नीचा दिखाना होता है। तो थंबनेल पर अगर आपको मेरे अल्फाज देखकर कुछ एतराज़ हो तो मैं पहले से आपके से माजरत करती हूँ। मेरा मकसद सिर्फ अपने बहनों की इस्लाह होता है। मैं आपके जैसी ही हूँ और तो मैं ये चाहती होती हूँ कि जो चीज़ हम ठोकरें खा के सीखते हैं वो मेरी बहनें पहले ही सीख जाएं। तो अगर मेरी किसी बहन में कोई छोटी मोटी कमी है तो उसे दूर करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं, अपने घर को मजबूत कर सकती हैं, अपने शोहर और बच्चों के लिए रहमत बन सकती हैं, ताकि कोई भी बीवी ज़िंदगी में मार ना खाए, ना जज्बाती, ना ज़हनी, ना रिश्ते में। वक्त हो रहा है मामूल के मुताबिक नाश्ते का। खाना खाने से पहले मैं निहार मुँह आजकल ले रही हूँ कहवा। ये अजवाइन और पुदीने का कहवा है और ये मैं इसलिए पीती हूँ क्योंकि मुझे पीते का मसला है। ये बात भी मैंने अपनी बहनों को शायद पहले नहीं बताई कि मेरे ना मैदे का मसला चल रहा था काफ़ी अरसे से। तो गई तो थी मैं अपने मैदे का चेकअप करवाने। तो जब मैंने अल्ट्रासाउंड करवाई तो पता चला कि जनाब मेरे पित्ते में पत्थरियाँ हैं। तो वक्ती तौर पर जब फ़र्स्ट टाइम मुझे पता चला तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि मैंने सुना है कि पित्ते का ऑपरेशन ही होता है और इसका और कोई हल नहीं होता मेडिकल में। तो बहरहाल मेरी पत्थरियाँ चूँकि अभी छोटी हैं तो डॉक्टर ने ये भी कहा है कि हो सकता है कि आपकी वैसे ही निकल जाएँ। तो इसलिए मैंने ना कुछ देसी इलाज शुरू किया हुआ है आजकल। इसी सिलसिले में ये जो कहवा है ना, ये मैं पीती हूँ हर रोज़। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये अंडे की जर्दी और शहद है। आजकल बच्चों को मौसमी बुखार हो रहा है और साथ में खांसी इतनी बुरी तरह से होती है कि जल्दी ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है और ये बच्चों के लिए ही बना रही थी। जर्दी और शहद मिक्स करके मैं उनको दे दूँगी तो इससे खांसी को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी फ़र्क पड़ जाता है। और पित्ते की बात हो रही थी तो पित्ते से मुझे याद आ रहा है एक वाक़या। चले मैं आपको सुना देती हूँ, लेकिन मैं आपको अम्मी की ज़ुबानी ही सुनाऊँगी क्योंकि ये मेरे नाना अबू का वाक़या है और अम्मी ने मुझे सुनाया था। तो अम्मी मुझे इस तरह से सुनाती थी कि एक दिन ना मैं ते तेरे नाना अबू आलू छीलदे पे सी। एक आलू कट्टिया ते ओह ना विचों खराब निकलिया, बाहरों चंगा भला सी ते अंदरों खराब निकलिया। ते तेरे नाने ने आख्या, वेख लै पुत्त, बंदे दा भी यही हाल हुंदा। बाहरों बंदा चंगा भला लगदा हुंदा लेकिन अंदरों उन्होंने की रोग लगे हुंदे, की बीमारियां हुंदियां, किसी नूं कोई पता नहीं हुंदा। तो बात जो है ना वो बहुत गहरी थी और बहुत जगहों पे ये बात जो है ना मुझे याद आ जाती है। अब भी जब मुझे मैदे का मसला हुआ ना तो मैंने भी इसको काफ़ी लाइटली लिया। उधर अल्लाह पाक ने जब मुझे भतीजी दी थी ना तो मैं तो बस उस सिलसिले में गई थी वहाँ पे हॉस्पिटल में ना। लेकिन वहाँ पे स्किन स्पेशलिस्ट का एक बोर्ड लगा हुआ था तो मैंने सोचा मैं अपनी स्किन भी चेक करवा लेती हूँ और साथ में मैदे का लिखा हुआ था। मैंने सोचा चलो मैदे का मुझे मसला तो है ही है तो चलो मैं भी यहाँ से चेकअप करवा लेती हूँ। साथ में उन्होंने HP का टेस्ट लिख के दिया तो HP करवाई तो वो भी कम थी। तो मैं इसके अलावा एक डॉक्टर पीयूष का जो इंडिया के डॉक्टर हैं उनका भी एक तरीका इलाज है तो मैंने सोचा है कि वो भी मैं करूँगी। लेकिन यहाँ पे चूँकि मैं सेपरेट रहती हूँ तो मुझे संभालने वाला कोई नहीं है तो इसलिए मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। तो जब मैं फैसलाबाद जाऊँगी ना तो वहाँ पे मेरी भाभी कह रही थी कि आप इधर आ जाना तो फिर जो है वो आप अपना जो 3 दिन का वो इलाज है ना वो आप कर लेना तो फिर हम आपके बच्चों को भी संभालेंगी और आपको भी संभाल लेंगी। तो अगर तो वो कामयाब हो गया ना वो तरीका, तो अगर मेरी पित्ते की पत्थरियाँ इस तरह से निकलती हैं तो फिर मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि आप भी फिर वो तरीका कर लीजिएगा। तो चलें खैर, नेक्स्ट मंथ मैं सर्दियों की छुट्टियों में इंशाल्लाह जब जाऊंगी ना तो ये तो फिर बात होगी। तो आ जाते हैं नाश्ते की तरफ। नाश्ते में रात को मैंने दाल जो है ना वो बच गई थी तो दाल मैंने आटे में गूंद के रख दी थी और सुबह दाल ही के पराठे बन रहे हैं। बच्चों को इस तरह से बहुत ज़्यादा पसंद है और इस तरह से खा भी लेते हैं। एक टाइम 2 टाइम खा लेना दाल बच्चे तो फिर तीसरे टाइम वो खाते नहीं हैं। तो इसलिए फिर मैं इस तरह से कर देती हूँ कि लेफ़्ट ओवर जो दाल होती है ना या कोई भी सालन होता है तो फिर मैं उसको आटे में गूंद के ना फिर वो बच्चे ज़्यादा शौक से खा लेते हैं।
बात हो रही थी बोंगी औरतों की, तो चलें जनाब पहले पॉइंट से शुरू कर लेते हैं। बोंगी बीवियों की सबसे पहली निशानी ये होती है कि वो केयरलेस होती है और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है। ये ना अपने घर का ख्याल रखेंगी, ना अपने शोहर का, ना अपने बच्चों का। वो छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज कर ही नहीं पाती और घर का माहौल सुकून भरा नहीं रहता। छोटी छोटी देखभाल और मोहब्बत ही घर की खुशी की बुनियाद होती है। बस थोड़ी सी मेहनत और दिल की लगन सब कुछ बेहतर कर सकती होती है। लेकिन ऐसी औरतें जो होती हैं ना, ये सिर्फ इनके बच्चों के कपड़े गंदे होंगे, ये इनका घर भी गंदा होगा और इनका अपना हुलिया भी इसी तरह का होगा। ऐसी औरतों को ना जब कोई आ जाता है ना घर में, तो वक्त पड़ जाता है कि मैं ये जल्दी जल्दी से सफाई कर लूँ और जल्दी जल्दी से बच्चे तैयार कर लूँ, और फिर अपने आप की तरफ तो देखेंगी ही नहीं। तो इस तरह से फिर इनको ना एट अ टाइम याद आएगा सारा कुछ कि मैंने हांडी भी बनानी है, मैंने ये भी करना है, वो भी करना है। लेकिन पहले जो है ना, ये बिल्कुल सुस्ती से बैठी रहती होती हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट की कमी। ऐसी औरत जो होती है ना, वो वक्त का बिल्कुल ख्याल नहीं करती। कोई काम उनसे ठीक तरीके से नहीं होता। हर काम पूरा करने में देर कर देती हैं। छोटी छोटी चीज़ें बाकी रह जाती हैं। घर में टेंशन पैदा हो जाती है। थोड़ा सा प्लान और वक्त की पाबंदी घर में सुकून और खुशी दोनों ले आती है। तीसरी बात होती है शुक्रगुजारी की कमी। जो बोंगी बीवी होती है ना, वो छोटी छोटी नेमतों की कदर नहीं करती। शोहर की मेहनत, बच्चों की मोहब्बत और घर के छोटे छोटे लम्हे उसको नज़र ही नहीं आते। हर टाइम नाशुक्री करती रहती है और दूसरों को देखकर अपने दिल को जलाती रहती है। दूसरों के कपड़े अच्छे हैं, दूसरों के बच्चे निखरे हैं, दूसरों के बच्चे गोरे हैं, दूसरों के बच्चे ज़्यादा खाते हैं, अपने शोहर की भी नाशुक्री की और अपने अल्लाह की भी नाशुक्री करती है। तो माय डियर सिस्टर्स, शुक्रगुजारी दिल को सुकून देती है और घर में बरकत लाती है। कभी कभार बस एक शुक्रिया सब कुछ बदल देता है। चौथी आदत जो होती है ना बोंगी बीवियों की, वो ये होती है कि वो अक्सर वक्त ज़ाया करती हैं, फजूल बातें करती हैं, दूसरों की बातों में उलझ जाती हैं। इससे ना सिर्फ अपना वक्त ज़ाया होता है, बल्कि घर में नेगेटिव वाइब्स भी पैदा हो जाती हैं। तो माय डियर सिस्टर्स, अपना वक्त जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है। इसे सिर्फ मुस्बत और ज़रूरी कामों में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। खुशी और सुकून आपके अपने हाथ में होता है। अच्छा, आप यकीन नहीं करेंगी कि मेरे मोबाइल में ना टिकटॉक इंस्टॉल नहीं है। मेरा 1 मिनट भी ज़ाया हो जाए ना फजूल किस्म की किसी वीडियो में, ज़ाहिर है मुझे सोशल मीडिया भी यूज़ करना पड़ता है। मैंने अपने टॉपिक के लिए रिसर्च भी करनी होती है और आप सब बहनों को अपना बेस्ट देना होता है। तो इसके लिए मुझे सोशल मीडिया में रिसर्च करनी पड़ती है। कोशिश मेरी यही होती है कि मेरा 1 भी मिनट ज़ाया ना हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऐसी बीवियां जो होती हैं ना, वो मेहमान नवाज, उनमें मेहमान नवाजी भी नहीं होती और बातचीत का फुकदान होता है। बल्कि तो ये दुआ कर रही होती हैं कि कोई मेहमान आए ही ना, हमें काम ना करना पड़े, क्योंकि ये सुस्त होती हैं। तो अक्सर मेहमानों के आने पर खुद एडजस्ट भी नहीं कर पाती और मुनासिब तरीके से बातचीत या गुफ्तगू नहीं कर पाती, ना घर की मेज़बानी अच्छी तरह से कर पाती हैं, और इससे घर का माहौल थोड़ा सा रूड, थोड़ा सा ड्राई और अनकम्फर्टेबल सा लगता है। मेहमान नवाजी और बातचीत सिर्फ इखलाक नहीं होती, बल्कि दिल की नरमाई और घर की मोहब्बत की अक्कासी भी होती है। थोड़ी सी मेहनत और खुश अखलाकी से हर मेहमान खुश हो जाता है और घर का माहौल भी सुकून भरा हो जाता है। और कुछ घर तो ऐसे होते हैं कि मेहमान आपके घर में 1 दिन रहने आता है तो 2 दिन रह के जाता है, क्योंकि उनका आपके घर से जाने को दिल ही नहीं कर रहा होता। आपके घर में सुकून और बरकत और खुश अखलाकी इतनी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है शोहर और ससुराल से मजबूत ताल्लुक़ ना होना। ऐसी औरतें जो होती हैं ना, इनकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उसके शौहर और ससुराल वाले उनके करीब ही नहीं होते। ना 2 बोल प्यार के बोलती हैं, ना ताल्लुक़ बनाने की कोशिश करती हैं, ना दिल जोड़ती हैं, बस दूरी ही दूरी। और उल्टा जहाँ पर बैठेंगी अपने ससुराल वालों की, अपनी नंद की, अपनी सास की चुगलियाँ करने बैठ जाएंगी और उनकी बुराइयाँ करती रहेंगी। तो औरत अगर चाहे ना तो पूरा ख़ानदान जोड़ लेती है, और अगर बेध्यान हो जाए ना तो ताल्लुक़ तोड़ने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। अक्लमंद बीवी वही होती है जो शौहर के दिल तक सिर्फ खूबसूरती से नहीं, बल्कि उसके रिश्तों के एहतराम से पहुंचती है। जब बीवी शौहर के वालिदैन से मोहब्बत, अदब, नरमी दिखाती है तो शौहर के दिल में उसके लिए इज़्ज़त 10 गुना बढ़ जाती है। मगर जब बीवी ससुराल को नज़रअंदाज करती है या ज़बरदस्ती दूरी बनाती है तो शौहर की मोहब्बत भी कम हो जाती है, चाहे वो खुलकर बताए या ना बताए। मैंने खुद अक्सर ऐसी औरतों को भी देखा है कि जो अपने बच्चों को अपने दादा दादी के, अपनी फूफो चाचू के करीब भी नहीं होने देती। वो ये चाहती ही नहीं है कि बच्चे अपने दादा दादी के साथ अटैच हों। हालांकि ये कितना खूबसूरत रिश्ता है, और दादा दादी जो होते हैं ना, वो अपने सगी औलाद से भी ज़्यादा अपने पोता पोती से प्यार करते होते हैं। आप कभी नाना नानी या दादा दादी के पास बैठ कर देखें ना, तो वो यही कहेंगे कि ये जो होते हैं ना, हमें हमारे नवासे या फिर हमारे पोते पोतियाँ, ये हमें अपनी सगी औलाद से भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। मैंने खुद अपने माँ बाप और अपने सास ससुर को ये कहते हुए सुना है। और जब हम अपने बच्चों को कुछ भी कहते हैं ना, तो अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे मेरी सास को, वो भी यही कहा करती थी। वो हमें कुछ भी नहीं कहने देती होती थी हमारे बच्चों को। हालांकि माँ से ज़्यादा तो कोई मोहब्बत नहीं कर सकता ना अपने बच्चों को।
मेरी सास इतना गुस्सा कर लेती होती थी ना अगर हम अपने बच्चों को कुछ कह देते होते थे, चाहे उनका भी कसूर होता था ना, तो दादा दादी करते ही ऐसे हैं। उनको ना आप समझा नहीं सकते, उनको आप दिखा नहीं सकते कि बच्चे का कसूर था। वो उनकी मोहब्बत ही इस तरह की होती है। ऐसा नहीं है कि वो उनके दुश्मन होते हैं, बल्कि उनकी मोहब्बत का अंदाज़ ही ये होता है कि वो उनको कुछ कह ही नहीं सकते और कहने दे भी नहीं सकते। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी कि कोशिश किया करें कि आप उनके सामने जो है ना बच्चों को ना मारा करें ना डांटा करें। बल्कि बाज़ बीवियाँ इस तरह की भी होती हैं, बाज़ बहुएँ इस तरह की होती हैं, बच्चों को ना जानबूझ के सर चढ़ के मारती हैं। मतलब अगर कोई घर का काम बिगड़ गया है या फिर घर का कोई किसी काम का प्रेशर है ना, तो वो सारा गुस्सा जो है ना वो अपने बच्चे पर निकालेंगी और अपने ससुराल का गुस्सा भी अपने बच्चों पे निकाल रही होती हैं और सुनाइयाँ कर कर के मार रही होती हैं उनको। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है उन दादा दादी के साथ जो अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ समझते होते हैं अपने बच्चों को। हमारा जो दीन है ना वो भी हमें यही सिखाता है कि रिश्ते जोड़ने वाली औरत का घर हमेशा आबाद रहता है। ससुराल से ताल्लुक़ रखना अपनी खुशी के लिए है, अपने घर की सुकून के लिए होता है, अपने घर के सुकून के लिए होता है, अपने शोहर की मोहब्बत बढ़ाने के लिए होता है। अक्लमंद बीवी वो नहीं होती जो हर बात पर लड़े, बल्कि वो जो हालात को समझदारी और खामोशी और इखलाक से निभा ले। तो हम अपनी भाभियों से भी यही चाह रहे होते हैं कि वो हमारे माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनकी फर्माबरदारी करें। तो इसी तरह से हमें खुद भी अपने ससुराल में अपने फर्माबरदारी करनी चाहिए और उनकी हर जायज़ ख्वाहिश को पूरा करना चाहिए। तो ऐसी औरत जो होती है ना वो घर में रहमत बन जाती है और शोहर दुनिया की हर औरत पर उसको तरजीह देने लग जाता है। बोंगी औरतें जो होती हैं ना वो उनकी सबसे बड़ी गलती ही ये होती है कि वो शोहर के रिश्तेदारों से दिल में बिला वजह नफ़रत रखती हैं। चूँकि वो शोहर के ख़ानदान से होते हैं, इसलिए उनकी हर बात उनको बुरी लगती है और उनके आने से घर का माहौल भी बोझ लगता है। उनकी बातें भी ज़हर लगती हैं और दिल में ऐसे ऐसे गिले पैदा हो जाते हैं कि ताल्लुक़ दूर हो जाता है। लेकिन याद रखें माय डियर सिस्टर्स, शोहर के रिश्ते उसके वजूद का हिस्सा होते हैं। आपके इन रिश्तों से नफ़रत करना असल में शोहर के दिल को ज़ख्मी करना होता है। चाहे वो बोले ना, लेकिन चाहे वो दुख का इजहार ना करे, लेकिन उसके दिल में एक मुस्तकिल तकलीफ़ रहने लग जाती है कि मेरी बीवी मेरे रिश्तों को कबूल नहीं करती। अक्लमंद बीवी वो होती है जो ताल्लुक़ बना कर रखती है, दिलों को जोड़ती है और ससुराल वालों को साथ ऐसी इज्जत से पेश आती है, शोहर खुद ही उसकी मोहब्बत में बढ़ जाता है। और दीन भी यही सिखाता है कि सिला रहमी घर में बरकत लाती है और रिश्ते तोड़ने से रिस्क कम होता है, दिलों से सुकून चला जाता है। तो ये नफ़रत ख़त्म करनी चाहिए और अखलाक, नरमी और इज़्ज़त अपनानी चाहिए। इससे आपके घर में मोहब्बत भी बढ़ेगी, सुकून भी बढ़ेगा और आपकी इज़्ज़त में भी इजाफा होगा। बोंगी बीवी की एक तबाहकुन आदत ये होती है कि वो हर छोटी बड़ी बात दूसरी औरतों के सामने अपने शौहर की बुराई कर देती है। कहीं कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई हमसाई हो, बस ज़रा सा मसला हुआ और खोल के रख दिया पूरा घर। लेकिन ये बात याद रखें कि जब शौहर को बीवी अपनी महफ़िलों में नीचा दिखाए ना, तो दुनिया के सामने छोटा करे और बीवी कभी उसके दिल में जगह नहीं बना सकती। शौहर की इज़्ज़त बीवी के हाथ में होती है और अगर बीवी उसकी इज़्ज़त लोगों में बढ़ाए तो शौहर उस पर जान छिड़क देता है, और अगर बीवी उसको नीचा दिखाए तो चाहे वो बाहर से मजबूत लगे लेकिन अंदर से टूट जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप अपनी कहानी किसी दूसरी औरत को सुनाती हैं ना, तो वो असल में आपके शौहर की इज़्ज़त अपने हाथ में ले लेती है। और कभी कभी वही औरतें आपके शौहर के खिलाफ सोच डाल देती हैं, घर में बेसुकूनी डाल देती हैं और आपको गलत मशवरे देकर हालात ख़राब कर देती हैं। अक्लमंद बीवी अपनी तकलीफ़ अल्लाह से कहती है, सजदे में रखती है, घर में हल तलाश करती है, ना कि महफिलों में शौहर की बुराइयां बांटती फिरती है। आप और आपके शौहर तो शाम तक एक हो जाते हैं, लेकिन वो जो आपने अपने शौहर की बुराई की होती है ना, वो सारे ज़माने में फैल चुकी होती है। अगर शौहर में वाकई कोई कमी है तो इसे प्यार से, तन्हाई में, इज़्ज़त के साथ समझाएं। यही एक सुलझी हुई समझदार औरत की निशानी होती है। तो माय डियर सिस्टर्स, एक बोंगी बीवी वो नहीं होती कि जो जाहल हो, वो होती है जो अपने आप को बेहतर बनाने से इनकार कर देती है। स्मार्ट वूमेन जो होती है ना, वो अपने आप को पॉलिश करती रहती हैं, और बोंगी बीवी जो होती है वो बस इग्नोर करती रहती हैं। जो खुद की केयर ना करे फिर दूसरों को क्या देगी। जो घर और बच्चों को प्रायोरिटी ना दे फिर बरकत कहाँ से आएगी। जिसके पास टाइम मैनेजमेंट ना हो उसकी ज़िंदगी हमेशा मेस रहती है। ग्रेटफुलनेस ना होना ये दिल की सबसे बड़ी बीमारी होती है। शुक्र करने वाली औरत के घर में हमेशा नूर होता है। गॉसिप करना सिर्फ वक्त ज़ाया करना नहीं होता, ये इज़्ज़त भी ज़ाया कर देता है। गेस्ट को अच्छी तरह से हैंडल करने से घर का वक़ार भी कायम रहता है। शौहर की कम कमाई पर साथ देने की बजाय शिकायतें करना, ये भी एक बोंगी बीवी की बेहतरीन मिसाल होती है। ये प्यार को नहीं, डिस्टेंस को बढ़ाता है। तो सपोर्ट योर हस्बैंड, इवन अ लिटिल अर्निंग गिव अ वुमन ग्रेट रिस्पेक्ट। सारा दिन सिर्फ मोबाइल स्क्रोलिंग और प्रोडक्टिव काम कोई नहीं करना, ये भी ज़िंदगी को एक खालीपन देता है, एम्प्टी कर देता है। शौहर और ससुराल से ताल्लुक़ तोड़ लेना ये घर की फाउंडेशन को कमज़ोर कर देता है। और हस्बैंड के रिलेटिव से नफ़रत करना, ये शौहर के दिल में छुपा हुआ दर्द बन जाता है और
और दूसरी औरतों के सामने शोहर की बुराई करना, माय डियर सिस्टर्स, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। स्मार्ट वाइफ्स प्रोटेक्ट देयर हस्बैंड्स रिस्पेक्ट बिकॉज रिस्पेक्ट्स बिल्ट लव। पोंगी बीवी वो नहीं है कि जिसमें कमी हो, पोंगी बीवी वो होती है जो कमी जानकर भी ठीक नहीं करती। तो लेट्स गो, लेट्स इम्प्रूव और अपने घर को जन्नत बनाएं। तो माय डियर सिस्टर्स, अगर आज की बातों में आपको अपनी कोई भी आदत नज़र आई है ना, तो दुखी ना होना, शर्मिंदा ना होना, बस एक फ़ैसला कर लीजिएगा कि मैं बेहतर बनूंगी। तो माय डियर सिस्टर्स, इस दिल की महफिल को एक प्यारे से आउटरो के साथ बंद करते हैं। यहाँ तक अगर आप मेरे साथ आ गई हैं तो यही समझिएगा कि जैसे एक बहन दूसरी बहन का हाथ पकड़ कर कहती है ना कि अपना ख्याल रखा कर, ते रब तेरे नाल है। तो अगर मेरी आज की बात ने आपके दिल को ज़रा सा भी सुकून दिया है, अगर कहीं किसी जुमले ने आपको अपनी कदर याद दिलाई है, तो बस एक छोटी सी दरख्वास्त है, स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। याद रखिए, दुनिया शोर मचाती है, लेकिन जो औरत अपने रब से जुड़ी रहती है वो कभी खाली नहीं होती। आपकी थकन, आपकी खामोशी, आपकी कुर्बानियाँ देखने वाला सिर्फ लोगों का दिल नहीं होता, बल्कि अल्लाह का अर्श भी होता है। सो अपने आप को कभी कम मत समझिएगा। यू आर प्रेशियस, यू आर पावरफुल एंड यू आर अ होल यूनिवर्स इनसाइड। अगर मेरी ये कोशिश और मेहनत आपको अच्छी लगी, प्लीज़ अपने शहजादस्तान स्क्रीन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन, मेरी मेहनत के लिए अप्रिसिएशन और मेरे दिल के लिए दुआ होता है। अल्लाह पाक आप सब बहनों के घरों में सुकून, रिज़्क, मोहब्बत और नूर और हर कदम पर आसानियाँ लिखते। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।